मतलब ये RF वेव्स आपने यहाँ पर इस पर इंसिडेंट किया तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होता है, एंड व्हेन इट शिफ्ट इनटू द हाई एनर्जी स्टेट तो इसकी स्पिनिंग डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम इफ इट इज़ मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट विल चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यू टू द हाई एनर्जी स्टेट एंड इट विल स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसके अलावा इसकी जो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर साउथ था यहाँ पर नॉर्थ था तो इसकी ये जो अलाइनमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी स्टेट। तो ये अगर यहाँ साउथ था ये नॉर्थ था तो ये नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे हम पल्स को स्टॉप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इट विल रीगेन इट्स लो एनर्जी स्टेट। और लो एनर्जी स्टेट ये कैसे रीगेन करेगा, तो ये एक वेव इमिट करता है, जितनी भी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है इट विल री इमिट दैट एनर्जी, एंड द टाइम टेकन टू रिलीज दिस एनर्जी इट इज़ कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। कि जब हम इस पर पल्स इंसिडेंट करते हैं और फिर वापस हमें पल्स रिसीव होता है आफ्टर द शिफ्टिंग फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, ये रिलैक्सेशन टाइम जो है इट हैज़ द एक्सपोनेंशियल डिके बिहेवियर। मतलब इसमें क्या होता है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है, जो भी इसने एब्जॉर्ब की होती है एनर्जी, वो बेसिकली रिलीज़ हो रही होती है और वो एक्सपोनेंशियली रिलीज़ होती है। तो अब हम इसको करेक्टराइज करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को इन द टू टाइप्स ऑफ द टाइम्स, दैट इज अ स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन टाइम दैट इज डिनोटेड बाय T1 एंड द स्पिन टू स्पिन रिलैक्सेशन टाइम दैट इज डिनोटेड बाय T2। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है कि हमें ये पता है कि जो भी हम टिश्यू वगैरह स्टडी करना चाह रहे होंगे, फॉर एग्जांपल लंग्स हैं या फिर लिवर है या फिर स्टमक है या कोई और ऑर्गन हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके सराउंडिंग में पार्टिकल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे। अच्छा, स्पेशली इसमें ये होता ही था कि पहले ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ये क्रिस्टल्स पे किया गया था, मतलब सॉलिड्स पे। तो क्रिस्टल्स में क्योंकि पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, इस वजह से इसका एक स्पेसिफिक नेम हमने इसको असाइन कर दिया, दैट इज़ द स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन टाइम। इसमें होता ही है कि जो भी पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी व्हेन इट इज़ releasing that the amount of the absorbed energy when it is released, तो वो उसके जो नियर बाय लेटिस होते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी। तो इस वजह से इसका एक स्पेसिफिक नाम हमने असाइन कर दिया, दैट इज़ द स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, वी हैव अदर नेम्स ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर T1 टाइम, दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम और द थर्मल रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टिकल दैट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन और द प्रोटॉन, वो अपने जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होंगे उनको वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा होता है या फिर ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अच्छा, जो दूसरी कैरेक्टराइजेशन है इसकी या तो दूसरी टाइप है रिलैक्सेशन टाइम की, दैट इज़ कॉल्ड द स्पिन रिलैक्सेशन टाइम। इसमें ये होता है कि जो स्पिनिंग पार्टिकल है प्रोटॉन, वो अपने दूसरे स्पिनिंग पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब एक तो होता है कि जो सराउंडिंग जो अदर पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और दूसरी बात ये कि जो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटॉन होगा, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय दैट प्रोटॉन विल बी री-इमिटिंग एंड दैट री-इमिटेड एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर स्पिनिंग पार्टिकल्स, अदर प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी एनर्जी जो है, व्हेन दिस एनर्जी इज़ रिलीज, तो उसी एनर्जी को प्रोसेस करने के बाद हम उसका इमेज ऑन द टीवी स्क्रीन और फिर यहाँ पर एक्सरे फॉर्म में हम उसको ले लेते हैं। अच्छा, मतलब फिल्म के ऊपर ले लेते हैं। तो अब ये जो टाइम है आपका, दैट इज़ द स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन टाइम दैट इज नोटेड बाय T1, इट ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम द T2। मतलब इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट विल टेक मोर टाइम फॉर द एनर्जी रिलीज एज कम्पेयर टू द T2, क्योंकि दोनों एनर्जी रिलीज हो रहे होते हैं। एक हो रहा होता है सराउंडिंग पार्टिकल्स को और एक स्पिनिंग पार्टिकल दूसरे स्पिनिंग पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो T1 जो होगा वो हमेशा T2 से ग्रेटर होगा। अच्छा, अब जो इमेज एंड कंट्रास्ट ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज एंड कंट्रास्ट ऑफ द इमेज है, ये बेसिकली इन्हें T1 और T2 पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसकी एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डिटेल है कि हम T1 वेटेड इमेज किस तरह से गेन करते हैं एंड T2 वेटेड इमेज किस तरह से गेन करते हैं।
कि उसमें रिलैक्सेशन टाइम्स को यूज़ करके हम डिफाइन करते हैं कि हमने इसमें T1 वेटेड इमेज लिया हुआ है या T2 वेटेड इमेज यूज़ किया हुआ है हमने फॉर द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो इतनी डिटेल में हमें यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, इसको ये बेसिकली हम कंट्रोल करते हैं लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन से, कि हमने किसी भी प्रोटॉन को जब हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट किया था तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मतलब वो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से था जैसे यहाँ पर है तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है और इट विल अलाइन इन द अदर डायरेक्शन। तो ये जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कहते हैं लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये ब्राइटनेस ऑफ द इमेज जो है ये बेसिकली लेवल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करती है कि हाउ क्विकली इट कैन रीअलाइन इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसके अलावा ब्राइटनेस जो है वो इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स पर भी डिपेंड करती है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडियो इमिटेड रेडियो वेव। तो अगर इसकी इंटेंसिटी हाई होगी तो ब्राइटनेस भी हाई होगी, अगर इसकी इंटेंसिटी लो होगी तो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज भी लो होगा। अच्छा, और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन टाइम है इट वेरीज फ्रॉम वन टाइप ऑफ द टिश्यू टू अनदर टाइप। मतलब अगर हम जो है फॉर एग्जांपल लीवर का या फिर लंग्स का हम जो है रिलैक्सेशन टाइम देखना चाह रहे हैं तो उसमें बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि टिश्यूज डिफरेंट है, इस वजह से उनमें अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ द प्रोटॉन्स और इस तरह की डिफरेंट चेंजिंग्स होने की वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम भी डिफरेंट होगा फॉर द डिफरेंट टिश्यूज़। अच्छा, अब कंट्रास्ट ऑफ द इमेज जो है वो हम किस तरह से देखें। कंट्रास्ट जो है वो बेसिकली ब्लैकनिंग ऑफ द इमेज एंड वाइट पोर्शन ऑफ द इमेज, उसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हम कहते हैं कि उसका कंट्रास्ट अच्छा है। यहाँ पर अगर डिफरेंट ऑर्गन्स हम देखना चाह रहे हैं तो हर ऑर्गन की बाउंड्री जो है वो दूसरे ऑर्गन से मतलब सेपरेट और स्पेसिफिकली नज़र आनी चाहिए, बेसिकली ये कंट्रास्ट होता है। तो कंट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए ये डिपेंड करता है कि हम जब इसका रिलैक्सेशन टाइम ले रहे हैं दैट इज़ अ T1 एंड T2, तो हम किस टाइम में उसका इमेज स्नैप करते हैं, मतलब इमेज स्नैप करते हैं। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन द T1 एंड T2 उतना ज़्यादा गुड कंट्रास्ट आपको मिलेगा। और नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द MRI। अब होता ये कि जब हम किसी भी बॉडी का जिसका हमें MRI लेना हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का उस बॉडी के अंदर, तो हम उसको MRI स्कैनर में पुश कर देते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो स्कैनर में लगे हुए होते हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं विच क्रॉसेस द बॉडी, और जिसकी वजह से फिर जो प्रोटॉन्स हैं बॉडी के अंदर बॉडी के टिश्यूज़ में वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट दे कैन नॉट अलाइन परफेक्टली। अच्छा, और फिर उसके बाद कुछ पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पर लो एनर्जी स्टेट में होते हैं और कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। एंड व्हेन वी प्रोवाइड अ रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स टू दैट टिश्यू, तो उसके जो प्रोटॉन्स हैं दे विल एब्जॉर्ब दिस रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स, और जो लो एनर्जी स्टेट के पार्टिकल्स हैं नाउ दे विल शिफ्टेड इनटू द हाई एनर्जी स्टेट। तो उनकी स्पिन में डिफरेंस आ जाता है और स्पिन प्रॉपर्टी ऑफ दोज न्यूक्लियाइड्स की वजह से वो प्रिसेस करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो टॉप लाइक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी समझाया था। और उनका जो पाथ होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, पाथ ऑफ प्रिसिशन। और जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहे होंगे about that line of action of that magnetic field, उसको हम कहते हैं लॉर्मर फ्रीक्वेंसी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन। अच्छा, अब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन ओमेगा नॉट जो हमने या फिर लॉर्मर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट हमने कैलकुलेट किया था उससे फिर हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, दैट मीन्स के साइकिल्स पर सेकेंड, तो वो हमारे पास 64 मेगाहर्ट्ज आया था। तो इसी तरह से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करते हैं क्योंकि उस सिस्टम की दैट इज़ अ प्रोटॉन और द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, इट हैज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ f0। अच्छा, उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी जब हम उस पर इंसिडेंट करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं दैट इज़ द बेसिकली ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेजोनेंस फ्रॉम द SHM, द सिंपल हार्मोनिक मोशन, when the natural frequency of the system is equal to the driver frequency of the system, the resonance will occur, और वो हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद when they re-emit that radio pulse, और वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जब शिफ्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम में भी हमने क्या कहा था कि T1 और T2 होते हैं, और उसी रेडियो इमिटेड रेडियो पल्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे फिर हमारे पास जो है एक 2 डायमेंशनल इमेज आ जाता है। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम अगर डिफरेंट डायरेक्शन चेंज करें स्कैनर के अंदर, स्कैनर में अराउंड द बॉडी, तो हम इसी 2 डायमेंशनल इमेज को जस्ट लाइक द सिटी स्कैन हम 3 डायमेंशनल इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी विल इंसिडेंट द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स ऑन टू द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और फिर वहीं से हमें रिसीव होगी। तो जिस तरह एक्स रेज 2 डायमेंशनल इमेज था, और फिर उसके बाद हमने उसको डिफरेंट एंगल्स से जब इंसिडेंट किया ऑन टू द बॉडी, तो हमारे पास सिटी स्कैन आ जाता है, दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल इमेज एंड दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सरे इमेज। तो इसी तरह से हम MRI में या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में 2 डायमेंशनल इमेज भी ले सकते हैं इफ़ यू यूज़ द वन प्लेन और द वन डायरेक्शन, और जब हम इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस यूज़ करते हैं डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करके, तो हम इसका 3 डायमेंशनल इमेज भी ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।